नमस्कार छात्रों, आज हम लोग इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की तकनीक है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से आपने समझा IR, इसे हम लोग IR भी लिखते हैं। तो इस इंसिडेंस मैट्रिक्स की हम सबसे पहले व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, देखिए G विद ग्राफ। G एक ग्राफ है जिस ग्राफ में वर्टाइसेस है। तो वर्टाइसेस V1, V2, V3 ये इस तरीके की वर्टाइसेस है अप टू Vn। और M एजेस है। देखिए M एजेस है जिसे हमने नाम दिया है E1, E2, E3 अप टू EM। तो इस एजेस का मतलब ये है कि दो वर्टाइसेस को जोड़ने वाला कंपोनेंट, मतलब एजेस। तो ये एज हमने यहाँ E1 के नाम से दर्शाई है, और मान लीजिए यहाँ पे ये एज है जो हमने E2 के नाम से दर्शाई है। तो ऐसे इस ग्राफ में हमारे पास n वर्टाइसेस है और हमारे पास m एजेस है। तो हमारा पूरा जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ बन गया है इंसिडेंस मैट्रिक्स, जिसकी साइज है n इंटू m, मतलब n इंटू m। n आपके रोज और m आपके कॉलम्स, ठीक है। n आपके रोज और m आपकी कॉलम बन गई इस मैट्रिक्स में। तो इसे हम इस तरीके से दर्शाएंगे, Xij इज इक्वल्स टू 1। 1 कब रहेगा? ये अगर I और J के बीच में एज है तो। जैसे देखिए यहाँ पे V1 से लेके तो V3 तक एज है, इससे हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से V2 और V3 को जोड़ने वाला कंपोनेंट एज है, मतलब V3 से आपकी एज दूसरे वर्टाइसेस को जा रही है, तो हम लोग इसे भी हम 1 लिखेंगे। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि V1 और V2 के बीच में कोई भी एज नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे 0, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स है। अब इसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो हम इसे नाम देंगे बाइनरी इंसिडेंस मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इसे 0 और 1 के टर्म्स में यहाँ बताया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 1, 2, 3, 4 ये वर्टाइजेज है। तो ये वर्टाइजेज आपकी जो है वो आपकी वर्टाइजेज रो बन गई, ठीक है। और आपकी जो कॉलम्स है वो आपके एजेस है। तो देखिए E1, E2, E3 ये इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉलम्स दर्शाए हुए हैं, ठीक। अब हम लोग इसे बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, 0 और 1 के फॉर्म में उस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 1 है, 1 यहाँ पे वर्टाइसेस दर्शाता है, और यहाँ पे E2, E3, E4, E1 ये आपकी एज दर्शाता है। तो यहाँ पे 1 और 1 में E1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। 1 से एक दूसरी भी एज दूसरे वर्टाइसेस को जा रही है E2, तो इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे 1। और यहाँ पे 1 से E3 भी जा रही है जो कि 4th वर्टाइसेस को जा रही है, तो हम इसे लिखेंगे 1। अब E4 में हम देख सकते हैं कि 1 से E4 वर्टाइस, E4 एज डायरेक्टली नहीं जा रही है, जा तो रही है पर इसको E2 को पार करना पड़ेगा। तो ये जा रही है पर ये इनडायरेक्टली जा रही है एज। तो इस वजह से हम लोग 1 और E4 का ये जो सेल है उसमें हम लोग लिखेंगे 0, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट एज नहीं है। अब वैसे ही 2 वर्टाइसेस ले लीजिए, हम देख सकते हैं कि 2 वर्टाइसेस में डायरेक्ट एज E1 ही है,
बाकी E2, E3, E4 कोई भी एज उससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पे 1 लिखा और बाकी जगह जैसे लिखा हुआ है पहले से ही यहाँ पे 0 लिख दिया। अब देखिए हम थर्ड वर्टाइसिस पे आते हैं। तो थर्ड वर्टाइसिस में हम लोग देख सकते हैं कि E2 और E4 यही दो एजेस डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम लोग ये E2 और E4 में लिखेंगे 1, पर बाकी में हम लोग लिखेंगे 0 क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। 4 में वैसे ही फोर्थ वर्टाइसिस में आप देख सकते हैं कि ये E3 डायरेक्टली कनेक्टेड है और E4 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस वजह से हम लोग E3 और E4 में हम 1 लिखेंगे, किंतु E0 और E2 में 0 0 लिखेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो हम इस तरीके से जो मैट्रिक्स बनाएंगे इसे ये इंसिडेंस मैट्रिक्स हम कहेंगे, और ये 0 और 1 के फॉर्म होने की वजह से हम इसे बाइनरी इंसिडेंस मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हम किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं शेक्सपियर के नाटकों का। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हम जो डेफिनेशन उसकी पढ़े हैं, हमने जो व्याख्या की है उसमें हमने एजेस और वर्टाइसेस के टर्म्स में एक ग्राफ को दर्शाया है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी पहले जो हमारी स्लाइड थी उसमें ये जो ग्राफ है उसको हमने दर्शाया हुआ है, जो कि एजेस और वर्टाइसेस के फॉर्म में है। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हम कोई भी डिजिट्स से हम काम नहीं करते हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हम लोग काम करते हैं टेक्स्ट के साथ, जो कि हमें टेक्स्ट रिट्रीव करना है। कभी कभी वीडियोस भी रिट्रीव करने पड़ते हैं, कभी कभी इमेजेस भी रिट्रीव करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट, वीडियोस और इमेजेस को रिट्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हम इस इंसिडेंस मैट्रिक्स को प्योरली इंसिडेंस मैट्रिक्स न बोलते हुए टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि टर्म्स की हम बात करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो टर्म्स का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी वर्ड्स है उस कॉर्पोरा में जितने भी वर्ड्स है उसे हम लोग टर्म्स कहेंगे। और डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपके कॉर्पस में जितनी भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट आपके कॉर्पस में 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं या केवल 5 भी हो सकते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो अब टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो कि हमें एजेस और वर्टाइसेस के टर्म्स में यहाँ पे दर्शाना है, तो हम इस जो वर्टाइसेस को टर्म्स के रूप में दर्शाएंगे। मतलब मान लीजिए कि ये जो V1 है, ये जो V2 है, ये जो वर्टाइसेस है आपकी ग्राफ की, ये V1 और V2 इस तरीके से न होते हुए कोई टर्म्स होंगे। तो जैसे कि टर्म्स के तौर पे एक आपने कोई निबंध लिखा, स्कूल पे आपने निबंध लिखा, तो जैसे स्कूल आपका वर्धा में है, तो ये वहाँ निबंध में एक वर्धा नाम की टर्म तो आ ही गई, तो ये आपकी वर्टाइसेस हो जाएगी, टर्म हो जाएगी। अब आपके एजेस क्या होंगे? देखिए आपके एजेस होंगे आपके कॉर्पस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके एजेस होंगे। तो देखिए यहाँ जैसे कि आपने लिखा हुआ है कि मेरा स्कूल, जो कि आपका वर्धा में है। अब दूसरा कोई एक डॉक्यूमेंट है कि वर्धा शहर के बारे में हमें बता रहा है,
तीसरा कोई डॉक्यूमेंट है कि जो महात्मा गांधी के बारे में बता रहा है। चौथा कोई डॉक्यूमेंट है कि कोई मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बता रहा है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपका कॉर्पस है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स में हमें बहुत अलग अलग प्रकार के टर्म्स मिलेंगे, जिसमें कि वर्धा भी एक टर्म होगी। तो ये वर्टाइजेस आपकी टर्म्स है, और आपकी जो एजेस रहेंगी, वर्टाइसेस को जोड़ने वाले जो एजेस रहेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। ठीक, तो हम लोग एक उदाहरण के तौर पे आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं, जितने भी नाटक हैं, उन नाटकों के आधार पर हमने एक इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की है। तो ये देखिए, ये है आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स शेक्सपियर के प्लेस का। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है, ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट है, मतलब शेक्सपियर के प्ले है, ये सारे के सारे नाटक है। तो हमने इन करीब करीब 5 जो कि नाटक है शेक्सपियर के, उनको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो ये उसके शेक्सपियर के नाटक है। एंथोनी, क्लियोपात्रा, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट, हैमलेट, ओथेलो, ये सारे शेक्सपियर के नाटक है। का मतलब ये है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स का मतलब है हमारे ये एजेस है, उस ग्राफ के ये एजेस है। अब उसमें हमें टर्म्स खोजनी है। तो देखिए, ये एंथनी, ये आपकी एक टर्म हमें खोजनी है, एंथनी। दूसरी ब्रूटस है, सीजर है, कैलपुर्निया है और क्लियोपात्रा है। तो ये टर्म्स का मतलब एक तरीके से देखिए कि उनके जो कैरेक्टर्स डिफाइन किए हैं, जो कैरेक्टर का वर्णन किया है शेक्सपियर ने अलग अलग आपके नाटकों में, उनके नाम हैं। तो हम उसे इन नामों को हम टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, ये ब्रूटस भी टर्म हो गई, सीजर भी टर्म हो गई, कैलपुर्निया, क्लियोपात्रा भी टर्म हो गई। तो ये टर्म से आपने क्या समझा, ये आपकी वर्टाइसिस है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो इंसिडेंस मैट्रिक्स बना हुआ है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये है, यहाँ देखिए इसका मतलब ये है कि आपका जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है, आपका इंसिडेंस मैट्रिक 1 होना का यही दर्शाता है कि एंथनी और क्लियोपात्रा इस डॉक्यूमेंट में एंथनी नाम का कैरेक्टर है, या फिर एंथनी नाम की टर्म है। जूलियस सीजर में 1 है, इसका मतलब ये है कि एंथनी उस पूरे डॉक्यूमेंट में, उस पूरे नाटक में कहीं तो भी ये टर्म आई हुई है। अब यहाँ 0, 0 और 0 से मतलब ये है कि एंथनी, टेम्पेस्ट, हैमलेट और अथेलो इन नाटकों में आई नहीं है। वैसे ही ब्रूटस है, तो ब्रूटस में हम 1 1 0 1 0, तो हम देख सकते हैं कि टेम्पेस्ट और ओथेलो में वो नहीं है, चूंकि एंथोनी, क्लियोपात्रा, जूलियस सीजर और हैमलेट, इनमें वो टर्म प्रेजेंट है। और सीजर में सीजर कौन से प्ले में आ रहा है, देखिए 1 1 0 1 1, इसका मतलब केवल टेम्पेस्ट में सीजर नाम की टर्म या फिर सीजर नाम का कैरेक्टर नहीं है, बाकी सारे नाटकों में सीजर नाम का कैरेक्टर या सीजर नाम की टर्म मौजूद है। कैलपुर्निया केवल और केवल जूलियस सीजर में आया हुआ है। देखिए यहाँ सिर्फ 1 है, बाकी इसमें वो 0 0 है, मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, उसका अकरेंस नहीं है। क्लियोपात्रा केवल और केवल एंथोनी में आया हुआ टर्म है, बाकी किसी भी प्ले में, मतलब इन 5 प्ले जो जिसको हमने कॉर्पस बोला हुआ है उसमें वो नहीं है। तो हम लोग ये जो टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स है, इसे हम डिफाइन करेंगे कि हम लोग 1 कब लिखेंगे, जब आपकी टर्म डॉक्यूमेंट में है T बिलोंग्स टू D, तो हम लोग 1 लिखेंगे। अगर T डज नॉट बिलोंग टू D, मतलब टर्म डज नॉट बिलोंग टू डॉक्यूमेंट, तो हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण के तौर पे पूरा मैट्रिक्स तो देख लिया, पर हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए,
इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में जो हम लोग क्वेरी पास कर रहे हैं, जो क्वेरी लिख रहे हैं, वो है ब्रूटस एंड सीजर एंड नॉट कैलपुर्निया। क्या मतलब ये है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे कौन से शेक्सपियर के नाटक है जिसमें ब्रूटस, सीजर, नॉट कैलिफोर्निया मतलब कैलिफोर्निया नहीं आया है पर ब्रूटस और सीजर आया हुआ है। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ब्रूटस को हम किस तरीके से लिखेंगे, किस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स के आधार पर हम लोग ब्रूटस की वेक्टर को देखते हैं। देखिए ब्रूटस का ये वेक्टर है, आप देख सकते हैं इस ब्रूटस के वेक्टर को, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 0 1 0। ठीक, तो 1 1 0 1 0, तो ये जो आपका ब्रूटस का वेक्टर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 1 0 1 0। इसी तरीके से सीजर का वेक्टर भी हम लोग देखते हैं। सीजर का वेक्टर है ये 1 1 0 1 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 1 0 1 1, ये भी वेक्टर हमने लिख दिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैलिफोर्निया का वेक्टर हम देखते हैं। तो कैलिफोर्निया का वेक्टर किस तरीके से है, 0 1 0 0 0। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कैलिफोर्निया, इसका मतलब ये है कि हमें इस कैलिफोर्निया के वेक्टर का कॉम्प्लीमेंट करना है, ना कि उसको सीधे सीधे लिखना है। तो कैलिफोर्निया का हमारा जो वेक्टर था वो था 0 1 0 0 0, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। देखिए 0 1 0 0 0, ये कैलिफोर्निया का वेक्टर है, तो उसका हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा क्योंकि यहाँ पे नॉट कैलिफोर्निया है। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट में लिखा है 1 0 1 1 1। तो इस तरीके से ये जो पूरे वेक्टर है, इन सारे वेक्टर्स का हमने बीटवाइज एंड ऑपरेशन के द्वारा ये नया वेक्टर निकाला है। तो बीटवाइज एंड ऑपरेशन में देखिए 1 जहाँ पे 0 है वो पूरा 0 हो जाएगा, 1 1 1 1 1, तो यहाँ 1 हो गया। ये देखिए दूसरी टर्म 1 1 और यहाँ 0 है तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 0 और 1 है, फिर से 0 हो गया। 1 1 1 है तो यहाँ 1 हो गया, और 0 1 1 है तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से हमें एक नया वेक्टर मिल गया। तो ये वेक्टर हमें ये बताता है, ये जो वेक्टर है ये हमें ये बताता है कि 1 केवल फर्स्ट डॉक्यूमेंट और केवल ये फोर्थ डॉक्यूमेंट में ब्रूटस एंड सीजर है और कैलिफोर्निया नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए ब्रूटस और सीजर केवल 1 में है। ठीक है, ये 1 में है, और यहाँ पे वो 4th में है और 4th में है। ठीक है, यहाँ पे वो 4th में दिख रहा है ब्रूटस। ब्रूटस भी है, यहाँ देख सकते हैं आप, ब्रूटस भी है, सीजर भी है। ब्रूटस भी है और सीजर भी है, पर ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं 4th नंबर पे, पर कैलिफोर्निया इन दोनों में नहीं है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 0 है और यहाँ पे भी 0 है, मतलब ये दोनों में ब्रूटस और सीजर है। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट्स में ब्रूटस और सीजर है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है ये, 1st और 4th, एंथनी क्लियोपात्रा और हैमलेट में ब्रूटस और सीजर है, बट यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स में ये कैलिफोर्निया कैरेक्टर नहीं है। तो इसी के साथ हमने इसको इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की इस तकनीक को, बाइनरी इंसिडेंस मैट्रिक्स को देखा, और उसके द्वारा हम किस तरीके से सूचना निष्कर्षण करेंगे, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करेंगे, ये भी हमने इन शेक्सपियर के नाटकों के उदाहरण द्वारा देखा।
तो हम इसे एक बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी है। आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स बनानी है, इंसिडेंस मैट्रिक्स फिर से एक बार प्रैक्टिस करनी है, बनानी है, और वो जो ग्राफ है, ग्राफ भी आपको बनाना है। जो हमने उदाहरण देखा है शेक्सपियर के प्लेस का, तो उनके लिए बनाना है। और दूसरा ये करना है आप लोगों को कि इसी तरीके के जो एग्जाम्पल्स है जो कि इंसिडेंस मैट्रिक्स को दर्शाते हैं, ऐसी दो एग्जाम्पल्स का हम ढूंढना है और उस दो एग्जाम्पल्स को भी आपको लिखना है। और तीसरा, आपको एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है कि एक बार इंसिडेंस मैट्रिक्स की जो व्याख्या दी गई है उस व्याख्या को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।